हेलो फ्रेंड्स, आज हम घर्षण बल के बारे में बात करेंगे। पेपर 3 यूनिट 1 फिजिक्स के लेक्चर में घर्षण बल के बारे में हम देखेंगे। घर्षण बल के प्रकार और उसमें कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसके एग्जाम्पल और उसके प्रयोग और बाकी चीज़ों के बारे में। तो घर्षण बल के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले हम देख लेते हैं संतुलित बल, असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है? संतुलित बल किसी पिंड पर कई बल कार्य कर रहे हों और सभी बल परिमाण में एक दूसरे के समान किंतु विपरीत दिशा में इस प्रकार लगे हों कि उसका परिणामी बल शून्य हो, तो पिंड पर लगने वाले सभी बल संतुलित बल कहलाते हैं। इस स्थिति में पिंड में कोई गति नहीं होती है। असंतुलित बल यदि किसी पिंड पर लगने वाले बल या कई बलों का परिणामी बल इस प्रकार कार्य करे कि पिंड बल की दिशा में गति करने लगे, तो ऐसे बल को असंतुलित बल कहा जाता है। अब हम देखते हैं घर्षण बल। घर्षण बल वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है तथा सापेक्ष गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल की दिशा में सदैव वस्तु की गति के विपरीत होती है। जो घर्षण बल की जो दिशा होती है वो हमेशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होती है। और घर्षण बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्थैतिक घर्षण बल, गतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल के अंतर्गत आता है आपका सीमांत घर्षण बल और गतिक घर्षण बल के अंतर्गत आता है आपका सर्पी घर्षण बल और लोटनिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है? स्थैतिक घर्षण बल की परिभाषा हम देखते हैं। ये 3 मार्कर में भी पूछ सकता है और अगर 11 मार्कर में पूछता है तो ये पूरा पूछा जाएगा, घर्षण बल के प्रकार आदि। तो स्थैतिक घर्षण बल क्या है? सतह पर स्थिर अवस्था में रखी वस्तु और उस सतह के बीच लगने वाले बल को हम स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। जब वस्तु गति अवस्था में नहीं आती तब तक स्थैतिक घर्षण बल कार्य करता है और जो बाह्य बल के बराबर होता है और उसे संतुलित करता है। सीमांत घर्षण बल क्या होता है? किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बनाने के लिए जैसे जैसे आरोपित बल का मान बढ़ाते हैं स्थैतिक घर्षण बल का मान बढ़ता जाता है, परंतु एक निश्चित सीमा के बाद स्थैतिक घर्षण बल का मान और नहीं बढ़ सकता। इस समय वस्तु गति करने वाली होती है। इसे स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को ही सीमांत घर्षण बल कहते हैं। गतिक घर्षण बल। गतिमान वस्तु एवं संपर्क सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल को गतिक घर्षण बल कहते हैं। गतिक घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण बल के मान से कम होता है। यदि किसी वस्तु को विरामावस्था से गतिशील अवस्था में लाने वाले बल का मान F1 है, वस्तु को गतिशील बनाए रखने हेतु आवश्यक बल का नाम F2 है, तो F2 F1 से कम होता है। सर्पी घर्षण बल। यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसल रही हो तो सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को सर्पी घर्षण बल, फिसल रही हो तो उसे सर्पी घर्षण बल कहेंगे। लोटनिक घर्षण बल। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो दोनों वस्तुओं के संपर्क सतह पर लगने वाले घर्षण बल को लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है जबकि स्थैतिक घर्षण बल का सर्वाधिक होता है। घर्षण बल के कुछ गुण होते हैं, इनको हम देख लेते हैं। घर्षण बल संपर्क सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि सतह चिकनी हुई तो घर्षण बल कम होगा, यदि सतह खुरदुरी हुई तो घर्षण बल ज़्यादा होगा। नंबर 2, ठोस वस्तुओं के मध्य घर्षण सर्वाधिक जबकि द्रव ठोस सतह के मध्य उससे कम और वायु ठोस के बीच घर्षण सबसे कम होता है। इसके लिए स्नेहक के प्रयोग से घर्षण कम किया जा सकता है क्योंकि द्रव ठोस के मध्य घर्षण कम होता है। मशीनों में बाल बेयरिंग लगाने पर सर्पी घर्षण बल लोटनिक घर्षण बल में परिवर्तित हो जाता है, जिससे घर्षण बल का मान कम होता है। घर्षण के उपयोग क्या हैं या लाभ देख लेते हैं। तो सड़कों पर आवश्यक घर्षण न होने पर गाड़ियों के पहिए फिसलने लगते हैं। नंबर 2, चिकनी सतह पर घर्षण बल कम होने के कारण चलने में परेशानी होती है। उदाहरण, बर्फ़ पर हम जब चलते हैं तो उसमें चलना कठिन होता है, कीचड़ में गाड़ियाँ फंस जाती हैं, सड़क पर तेल आदि फैलने से साइकिल फिसल जाती है। नंबर 3, घर्षण होने की वजह से विभिन्न वस्तुएं अपनी सतह पर विरामावस्था में आसानी से बनी रहती हैं, अन्यथा जरा सा बल लगे तो ये गतिमान हो जाएंगी और दैनिक जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण, घर्षणहीन सतह पर रखी वस्तु वायु द्वारा गतिमान हो जाती है। घर्षणहीन सतह पर खड़ा व्यक्ति सीटी बजाकर विपरीत क्रिया में गतिमान हो जाता है। इस प्रकार घर्षण से हानि क्या होती है ये देख लेते हैं।
घर्षण के कारण ऊर्जा का अपव्यय अधिक होता है, जिससे मशीनों की उत्पादकता कम हो जाती है। नंबर 2, मशीनों में के कलपुर्जों में घर्षण के कारण ऊष्मा, ध्वनि इत्यादि उत्पन्न होती है, जिससे मशीनों के खराब होने की संभावना रहती है। ये घर्षण का टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पे। और आगे हम देखते हैं वायुमंडलीय दबाव। ये 2.5 है, यूनिट फर्स्ट का सेकंड टॉपिक का पार्ट है। इसको हम देखते हैं वायुमंडलीय दबाव। वायुमंडलीय दाब, पहले हम दाब की परिभाषा देखते हैं। 3 मार्कर में आ सकता है, इसलिए इसको देख लेते हैं। दाब किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। P = F/A, जहाँ F पृष्ठ पर लंबवत बल है और A पृष्ठ का क्षेत्रफल है। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसे पास्कल भी कहते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसे पास्कल भी कहते हैं। यह एक अदिश राशि होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक नियत बल के लिए क्षेत्रफल जितना कम होगा, दाब उतना ही अधिक होगा। जैसे हम किसी दीवार पर यदि हम नुकीली कील ठोकते हैं तो आसानी से ठुक जाती है। गैस भरे गुब्बारे को नाखून की तुलना में सुई से फोड़ना आसान होता है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम होता है सुई की नोक का। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि क्षेत्रफल जितना कम होगा, दाब उतना ही अधिक लगता है। अब हम देखते हैं वायुमंडलीय दाब की परिभाषा। किसी बिंदु पर वायुमंडलीय दाब उस बिंदु के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल पर उस बिंदु से वायुमंडल के शीर्ष तक का वायु स्तंभ के भार के बराबर होता है। इसे हम बैरोमीटर से मापते हैं, जो कांच की नली में पारे को भरने से बनी एक युक्ति होती है। बैरोमीटर की सहायता से हम मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाते हैं। बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। यदि पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उस पर तली की अपेक्षा दाब घटने लगता है, जिसके कारण वायु के बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है। समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण वायुयान में बैठे यांत्रिक फाउंटेन पेन की स्याही बाहर आ जाती है। इस प्रकार हम ये टॉपिक देखते हैं, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे।